नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 8 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, पहली बात तो मैं ये जानता हूँ कि शायद आवाज़ थोड़ी सी धीमे आ रही है। उसका रीज़न ये है कि ये जो एडिटोरियल वाली वीडियो होती है ये लंबी होती है, काफ़ी बार 40 मिनट से ज़्यादा की होती है। तो जो फाइनल फाइल बनती है वो 1.5 GB के लगभग की बनती है। अभी कभी कभी जो मेरा पिछला वाला लैपटॉप था उसमें जब मैं इतनी लंबी वीडियो रिकॉर्ड करता था तो वो लैपटॉप बीच में हैंग हो गया, तो 20 मिनट के बाद हैंग हो गया, 15 मिनट के बाद हैंग हो गया, तो प्रॉब्लम हो जाती थी। तो फिलहाल के लिए मैंने एक सेपरेट लैपटॉप में इस एडिटोरियल की वीडियो को बनाना शुरू किया है, तो कुछ माइक्रोफोन की कंपैटिबिलिटी नहीं हो पा रही है। तो मैं जल्दी ही इस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। जल्दी ही आपको जो वॉइस क्वालिटी है अच्छी मिलने लगेगी। हालांकि अभी भी जो वॉइस क्वालिटी आ रही है वो इतनी बुरी नहीं है, सुनाई बहुत प्रॉपरली पड़ रहा है, बट हाँ परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। यूपीएससी से रिलेटेड डाउट्स के लिए इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करें। साथ साथ आप मेंबर भी बन सकते हैं चैनल के कुछ और वीडियोस देखने के लिए। पहला आर्टिकल, चाइनाज एलएसी एग्रेशन इंडियाज ऑब्फिस्केशन। भैया आर्टिकल को लिखा है हैप्पीमैन जैकब जी ने। हैप्पीमैन जैकब जी काफ़ी क्रिटिकल रहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के। तो उन्होंने यही बोला है कि जो प्रेजेंट रूलिंग डिस्पेंसेशन है, हमारा बीजेपी जो गवर्नमेंट है, उनका जो स्टैंड है एलएसी की स्टैंड ऑफ को लेके वो क्लियर नहीं है। अभी भी हमको क्लियर पता नहीं चल पा रहा है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है बॉर्डर पे। जनता को एक क्लियर पिक्चर नहीं दी गई है। तो कभी कभी मीडिया रिपोर्ट्स आती हैं कि 1000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका चाइना के पास है। ठीक है, गलवान की घाटी का क्लैश हो गया, बहुत दिनों तक लोगों को पता ही नहीं चला कि एक्चुअली में वहां पे हुआ क्या। तो इसके बारे में हैप्पीमैन जैकब जी ने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कहे हैं, इन पॉइंट्स को देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल, द सर्च फॉर एन एंड टू द कॉम्प्लेक्स नागा कॉन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ नागा कॉन्फ्लिक्ट्स के अलग अलग फैसेट्स को दिखाया गया है। कैसे ये जो नागा कॉन्फ्लिक्ट वाली प्रॉब्लम है ये कश्मीर जितनी फेमस नहीं होती। कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल, कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स के चलते हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाके को उतना ध्यान नहीं दिया गया। क्यों? ये जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया है, ये चाहते हैं कि आर एन रवि निगोशिएट ना करें नागा प्रॉब्लम को। क्यों चाइना वाला फैक्टर यहाँ पे आ जाता है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है कि जो कुछ रेबल लीडर्स हैं नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया के, वो चाइना चले गए बीजिंग की मदद लेने के लिए। तो इस तरीके के 5 या 6 एंगल्स दे रखे हैं। इन एंगल्स को मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है टेस्ट बाय चॉइस। इंडिया नीड्स अ मोर न्यूएंस्ड अप्रोच टू कोविड-19 टेस्टिंग। अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री का सर्कुलर आया और हेल्थ मिनिस्ट्री सर्कुलर ने क्या बोल दिया? टेस्टिंग ऑन डिमांड, यानी कि अब जो चाहे वो कोविड-19 का टेस्ट करा सकता है। किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रायर अप्रूवल की या रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को काफी लीवे दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने हिसाब से अपने लोकलाइज टेस्टिंग के लिए कुछ नियम कानून बदल सकता है। इसमें क्या बोला गया है ये वह देखेंगे। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि रीसेंट इश्यू को बताता है, ब्रेग्जिट वाले। ये है डील इन डेंजर। अभी देखिए 31 जनवरी 2020 को जो ब्रिटेन है वो यूरोप से बाहर निकल गया। विड्रॉवल एग्रीमेंट साइन हुआ। विड्रॉवल एग्रीमेंट में लिखा था कि जब तक फाइनल ब्रेग्जिट डील साइन नहीं हो जाती तब तक हम लोग ईयू के सारे नियमों को मानेंगे, ऐसा ब्रिटेन ने बोला। अभी ब्रेग्जिट डील साइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है और ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनका ये बोलना है कि देखिए हमने ब्रेग्जिट किया ही इसलिए था, यूरोपियन यूनियन को छोड़ा ही इसलिए था ताकि ब्रिटेन की इकोनॉमी और यूरोप की इकोनॉमी में इतने फर्क आ सके कि हाँ भाई यूरोप के जो देश हैं वो ब्रिटेन में आके फायदे ना उठा सके। होता है ना दोस्तों, देखिए अगर 5 से 6 लोगों का ग्रुप बनता है, अगर वो 5 से 6 लोगों का ग्रुप अगर इक्वालिटी की बात करता है तो जो कमजोर पर्सन है उस ग्रुप का उसको ज्यादा फायदा होगा विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रॉन्गर पर्सन, क्योंकि स्ट्रॉन्गर पर्सन की ताकत भी इस पूरे ग्रुप में आ जाएगी। यही हो रहा था इस आपका यूरोपियन यूनियन में। ब्रिटेन ने बोला कि भाई हमारी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, हमारी इकोनॉमी में इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस है और बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जो कुछ भी नहीं कर रही, छोटी मोटी, इनको भी फायदा हो रहा है, तो उन्होंने ब्रेग्जिट कर लिया। अभी ब्रेग्जिट करने के बाद, विड्रॉल एग्रीमेंट के बाद, ब्रेग्जिट डील में बहुत सारी चीज़ों पे बात करनी थी जिसके बारे में मैंने कल करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था। तो उसको लेके कुछ प्रॉब्लम आ रही है और यहाँ पे एक इशू निकल के आ रहा है नॉर्दर्न आइलैंड का, आयरिश रिपब्लिक का और नॉर्दर्न आइलैंड का। यहाँ पे हम उस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में भी बात करेंगे जिस कॉन्फ्लिक्ट के चलते आयरलैंड पे, पूरे आयरलैंड पे एक समय पे इंग्लैंड का राज था। फिर वो आयरलैंड 2 भागों में टूट गया, एक आयरिश रिपब्लिक बन गया, एक नॉर्दर्न आइलैंड बन गया। नॉर्दर्न आइलैंड ब्रिटेन की तरफ रहा और आयरिश रिपब्लिक यूरोपियन यूनियन की एक अलग कंट्री है। ये सारे इश्यूज देखेंगे। फिर भैया बिहार असेंबली पोल आने वाले हैं। इस समय पे नीतीश कुमार जी की लीडरशिप को काफ़ी
सेटबैक मिल सकता है, चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत खराब है और नीतीश कुमार जी की जो लीडरशिप है उसके अगेंस्ट लोग खड़े हैं। जो ऑथर हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए बिहार में अब डेवलपमेंट चलता है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ ये चाहते हैं लोग। अब पहले की तरह नहीं है कि कास्ट की बेसिस पे, आइडेंटिटी के बेसिस पे, सोशल जस्टिस के बेसिस पे आपने वोट छीन लिए। तो फिलहाल के लिए जो नीतीश कुमार जी की लीडरशिप है इसको चैलेंज किया जा रहा है। ओके, अभी यहाँ पे जो चैलेंज करने वाले लोग हैं उसमें से लोक जनशक्ति पार्टी के जो रामविलास पासवान है वो सबसे ऊपर नजर आ रहे हैं। तो बिहार की लोकल पॉलिटिक्स के लेके यहाँ पे बातें करी गई हैं। तो अब जो भाई इंटरेस्टेड हो उस लोकल पॉलिटिक्स में वो इस आर्टिकल को पढ़ ले। नेक्स्ट है एम्पावर द यूथ फर्स्ट। यहाँ पे यूथ्स की बात की गई और जब यूथ्स की बात की गई है तो हमारी 2014 की जो नेशनल यूथ पॉलिसी है उसने बताया है कि यूथ वो लोग होते हैं जो कि 15 से लेके 29 साल के बीच में उनकी उम्र होती है। अभी ये 15 से लेके 29 साल वालों के साथ इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, हमारी ग्रोथ में इनका पोटेंशियल क्या है और इस पोटेंशियल को पूरी तरीके से मीट करने के लिए सरकार के पास ऑप्शंस क्या क्या है, ये सब इस आर्टिकल में बताया गया है, इसको देखेंगे। फाइनली ये वाला आर्टिकल मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ रिवाइविंग द इकोनॉमी, चूंकि इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं मैंने कहीं ना कहीं आपके साथ डिस्कस किए हैं और कुछ बहुत ट्रिकी इकोनॉमिक पॉइंट्स है जिसमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करना पड़ेगा अगर उनको आपको समझाना है बस। तो बाकी तो यही सब बता रखा है कि रूरल इकोनॉमी में डिमांड कितनी गिर रही है, कैपिटल फॉर्मेशन कितना कम हो रहा है। तो फिलहाल के लिए चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं इस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूँ। तो पहले आर्टिकल पे आगे, चाइनाज LAC अग्रेशन इंडियाज ऑब्फुस्केशन। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए बीजेपी गवर्नमेंट के बारे में बोला जा रहा है कि देखिए बीजेपी गवर्नमेंट एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है कि जब भी मिलिट्री पोस्टर्स की बात आती है बहुत अग्रेसिव हो जाती है। तो आप चाहे पाकिस्तान के साथ देख लीजिए, मिलिट्री पोस्टर्स बहुत तगड़ा होता है। लेकिन रिसेंटली इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ आ रहा है उसमें जो हमारी करंट रूलिंग गवर्नमेंट का जो पोस्टर है वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, उतना स्ट्रांग मिलिट्री पोस्टर नहीं दिख रहा है। अप्रैल में इस साल जब से ये चाइनीज अग्रेशन शुरू हुआ है उस समय से लेके अब तक कुछ क्लैरिटी नजर ही नहीं आ रही है पब्लिक सर्कल्स में। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रॉपर एक डिक्लेरेशन नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में बॉर्डर हो क्या रहा है। शुरुआत में लोगों को बहुत लंबे समय तक ये डाउट रहा कि हाँ भाई चाइनीज सोल्जर्स इंडियन टेरिटरी में घुस आए हैं और इंडिया टेरिटरी के एक बहुत बड़े हिस्से को उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। इस बात पे बहुत दिन तक कंफ्यूजन रहा कि क्या इंडियन टेरिटरी के हिस्से को ऑक्यूपाई किया गया, अगर किया गया तो कितना किया गया, डिसंगेजमेंट में क्या क्या बातें हुई, इस टेरिटरी को जिसको हमने लूज कर दिया इसको हम वापस कैसे लेंगे, ऐसी बहुत सी चीज़ों पर बहस हुई। 20 जून को प्राइम मिनिस्टर जी ने क्लेम कर दिया कि कोई भी इंडियन टेरिटरी में नहीं आया और ना ही किसी इंडियन पोस्ट को हथियाया, उसका इस्तेमाल किया चाइनीज स्टैब्लिशमेंट में अपने ग्लोबल टाइम्स के थ्रू। बाद में PMO की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया कि मोदी जी के स्टेटमेंट्स को गलत तरीके से लिया गया है। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने 17 जून को एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें यह बोला गया कि गलवन वैली में हमारे साइड पे LAC पे चाइना ने एक स्ट्रक्चर को इरेक्ट करने की कोशिश की है। तो इस तरीके की चीज़ें आ रही थी। फिर बीच में जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्ष श्रृंगला जी, उन्होंने बोला कि देखिए इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल, यानी कि चाइना एक तरफ हमारे साथ बॉर्डर पर लड़ाई कर रहा है और दूसरी तरफ नॉर्मल इकोनॉमिक रिलेशंस रहे तो ये नहीं हो पाएगा। दोनों चीज़ें या तो होंगी या दोनों ही चीज़ें नहीं होंगी। मतलब अगर आप बॉर्डर पर लड़ रहे हो तो इकोनॉमिक और बिजनेस एज यूजुअल नहीं हो सकता। तो कुछ यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशंस बाकी, मतलब कुछ सवाल हैं, उन सवाल पे रूलिंग गवर्नमेंट को जवाब देना होगा। क्या क्या सवाल है कि अगर चाइनीज फोर्सेस इंडिया में घुस आई हैं और इंडिया की LAC की साइट पे आके बैठ गई हैं तो हमारी गवर्नमेंट इतनी सॉफ्ट क्यों है, हमारी गवर्नमेंट का स्टांस इतना सॉफ्ट क्यों है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर साहब S जयशंकर साहब ने बोला कि देखिए इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो केवल डिप्लोमेसी से मिल सकता है, लड़ाई से नहीं मिल सकता है। तो जब LAC पे इतनी प्रॉब्लम चल रही है, चाइना हमारी साइड घुस आया है, तो हम टिट फॉर टैट मेजर्स क्यों नहीं कर रहे और नेगोशिएशन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में एक सवाल पूछा गया। हालांकि ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, काला टॉप की पहाड़ी को हमने जीता है। और देखिए चाइना जैसी पावर्स के साथ सीधे सीधे मिलिट्री कन्फ्रंटेशन खोल देना ये एक प्रॉपर डिसीजन नहीं होगा। प्रॉपर डिसीजंस को बहुत ज़्यादा दिमाग से लिखा जाता है, कहते हैं ना कि जंग दिमाग से जीती जाती है, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। तो ये जो हैप्पीमैन जैकब जी का जो इल्ज़ाम है वो उतना सही समझ में आया नहीं मेरे को। फिर आगे कि देखिए बीजेपी सरकार को यहाँ पे हैप्पीमैन जैकब जी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो कुछ भी हो रहा है
उसके साथ गवर्नमेंट ठीक तरीके से डील नहीं कर पा रही। अभी गवर्नमेंट ठीक तरीके से डील नहीं कर पा रही है, लोगों को पता चल जाएगा तो लोगों को गुस्सा आएगा। और सरकार का एम क्या होता है कि भैया कुर्सी बची रहनी चाहिए, कुर्सी नहीं जानी चाहिए, सरकार नहीं जानी चाहिए। तो अगर लोगों के सामने प्रॉपर तरीके से बात पहुंच गई कि हाँ भाई एलएसी में क्या हो रहा है, तो जो डोमेस्टिक कैलकुलेशन है, जो वोट कैलकुलेशन है रूलिंग गवर्नमेंट की, वो बिगड़ सकती हैं। इसीलिए जो सरकार है वो प्रॉपर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लोगों के सामने आने नहीं दे रही, ये बात बोला जा रहा है। फिर भाई जो बीजेपी स्ट्रांग होल्ड है, अब यहां पे बात की जा रही है उत्तर प्रदेश, वो बिहार वगैरह जगहों की, राजस्थान की। तो यहां पे हो क्या रहा है कि जो बीजेपी स्ट्रांग होल्ड है, राजस्थान में तो चलिए कांग्रेस की सरकार है अभी, वो जो बीजेपी स्ट्रांग होल्ड्स हैं जिनको हिंदी हर्टलैंड बोला यहाँ पे आपका हैप्पी मैन जैकब जी ने। अभी हिंदी हर्टलैंड में तो बिहार, राजस्थान, पूरा का पूरी सब जगह आती है, उत्तर प्रदेश भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, मध्य प्रदेश भी आता है, हर जगह तो है ना बीजेपी की सरकार है। बट ठीक है, बोल देते हैं, अब बोलने को कुछ भी बोल दो, सरकारों को क्रिटिसाइज करना है तो बीजेपी स्ट्रांग होल्ड में लोग इसी बात से खुश है कि आर्टिकल 370 को इनएक्टिव कर दिया, इस बात से खुश है राम मंदिर को बनवा दिया। हालांकि राम मंदिर वाली बात में मैं बोलूंगा दोस्तों, आजकल सब लोग हंस रहे हैं, मजाक सा उड़ रहा है, क्योंकि सबको पता है कि अब इस तरीके के टॉपिक्स उतने इंपॉर्टेंट रहे नहीं है, अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो बहुत लंबे समय तक सरकार धर्म के नाम पे बोल के और पोलराइज करके वोट बैंक अपना जुटा ले, वो हो नहीं पाएगा। क्योंकि आज की डेट में कोविड के समय पे रिलीजन की इंपॉर्टेंस कम हो रही है धीरे धीरे, और डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो रही है। ठीक है, जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। तो ऑथर यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड है, वो जगह जहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग है, वहाँ पे आर्टिकल 370 के हटाने की वजह से, राम मंदिर की वजह से, जो बीजेपी पार्टी की तरफ जो लोगों की खुशी है और जो लोगों का अटैचमेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है। उन लोगों को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि एलएसी पे क्या हो रहा है। ये बोल रहे हैं यहाँ पे हैप्पी मैन जैकब जी। तो मतलब अपोजिशन एलएसी पे सवाल पूछ रहा है, कुछ क्रिटिक्स एलएसी पे सवाल पूछ रहे हैं, मीडिया एलएसी पे सवाल पूछ रहा है, पर सरकार शांत है। क्योंकि सरकार को पता है कि हमने बाकी ऐसी कुछ चीजें कर दी हैं जिसके चलते एलएसी पे लोगों का ध्यान नहीं जाएगा। ऐसा हैप्पी मैन जैकब बोल रहे हैं, बट ऐसा है नहीं, लोगों का ध्यान जा रहा है। वो अलग बात है कि कुछ बड़े इंपॉर्टेंट केस हैं हमारे देश में, एसएसआर सुसाइड जैसे, जो कि बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा जरूरी हो गए। फिर आगे बात करते हैं 2.5 फ्रंट सिचुएशन की। अभी यहाँ पे 2.5 फ्रंट सिचुएशन क्या बोला जा रहा है, हैप्पी मैन जैकब देखिए मतलब किस हद तक उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। मतलब एक फ्रंट वो बता रहे हैं किसका, चाइना का, एक फ्रंट वो बता रहे हैं किसका, पाकिस्तान का। मैं खुद परेशान हो गया कि मैंने अगला आधा फ्रंट वो कौन सा बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कश्मीर का। हैप्पी मैन जैकब जी ने पहले भी कुछ आर्टिकल्स लिखे हैं जहां पे कश्मीर की बात की है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। देखिए चाइना से तो हमको थ्रेट है, पाकिस्तान से तो हमको थ्रेट है, बस कश्मीर तो हमारा है ना। तो भी इसको 2.5 फ्रंट बना दिया हैप्पी मैन जैकब ने। कभी इस तरीके की बात है आप गलती से क्वेश्चन से मत लिख देना, ठीक है ना। कश्मीर में जो कुछ भी हुआ है वो गवर्नमेंट ने किया है, ठीक है ना। एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट एग्जाम, आपकी पर्सनल राय कुछ भी हो, आप हमेशा गवर्नमेंट स्टैंड ही लेंगे। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स 2.5 फ्रंट वो बेकार है। अभी के लिए देखा जाए तो हमारे सामने प्रॉब्लम कहां से, चाइना से है, पाकिस्तान से। अभी पाकिस्तान से तो प्रॉब्लम हमें हमेशा ही रही है, कश्मीर के इशू को लेके पाकिस्तान से प्रॉब्लम रही है। जैसे 35A को हमने हटाया, 370A को इनऑपरेटिव किया, पाकिस्तान से जितना बन पड़ा वो उतने इंटरनेशनल एजेंसीज में जाके रोया कि इसको रोकिए, इसको रोकिए, किसी ने सुना नहीं। चाइना ने बहुत हद तक कोशिश की, बट कुछ हुआ नहीं। अभी के लिए चाइना जो कुछ भी कर रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ने, उसने पाकिस्तान की हिम्मत को बना दिया है। और कहीं ना कहीं जो मिलिट्री कोऑर्डिनेशन है चाइना पाकिस्तान के बीच में, जो डिप्लोमेटिक कोऑर्डिनेशन है चाइना पाकिस्तान के बीच में, वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो कहीं ना कहीं 2 फ्रंट वॉर वाली सिचुएशन तो बनी हुई है। फिर अब बात ये होती है कि हैप्पी मैन जैकब जी यहां पे बोल रहे हैं सरकार 2 फ्रंट वॉर करने की बात नहीं करती है, सिर्फ बात करती है। मतलब हैप्पी मैन जैकब जी का बोलना है कि जब भी 2 फ्रंट वाले कॉन्फ्लिक्ट की बात होती है ना, सरकार सिर्फ बात करती है, एक्चुअली में ग्राउंड पे कुछ नहीं हो रहा है। मतलब पता नहीं, शायद ये बोलना चाहते हैं कि ग्राउंड पे कर दो, या जो भी बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे ऑथर। फिर ऑथर आते हैं वेस्ट के सपोर्ट पे। ऑथर ये बोल रहे हैं कि देखिए चाइना की थ्रेट के साथ इंडिया डील नहीं कर पा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकन देश, मतलब अमेरिका, मान लीजिए यूएसए और यूरोपियन देश का ओपन सपोर्ट नहीं है इंडिया को। अभी वो ओपन सपोर्ट इसीलिए नहीं है कि उनके चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, या वो खुद की इकोनॉमी में इतने परेशान है, खुद के पचड़ों में इतना परेशान है कि वो यहाँ पे इंटरफेयर नहीं करना चाहते, वो तो हमें नहीं पता है। बट कहीं ना कहीं ओपन सपोर्ट यूएसए और बाकी यूरोपियन कंट्रीज से नहीं आ रहा है।
और डोनाल्ड ट्रंप की तो हालत सबको पता है, वो कल कुछ बोले परसों कुछ बोले, बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल है। तो वॉशिंगटन डीसी किस हद तक चाइना वाले कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की मदद करेगा ये कह नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत हद तक, एक बात तो यहां सही लिखी है, बहुत हद तक यूएसए में इस समय पे जो ट्रंप एंटी चाइना रेटोरिक चला रहे हैं वो इसलिए भी चला रहे हैं क्योंकि नवंबर में यूएसए के इलेक्शंस होने वाले हैं। अभी इलेक्शन होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अगर मान लो चुन के आ जाते हैं, वो कितना एंटी चाइना रहेंगे पता नहीं है। अगर जो बाइडेन चुन के आ जाते हैं वो कितना एंटी चाइना रहेंगे, और जो बाइडेन ने तो साफ साफ बोल ही दिया है कि मैं ट्रेड वॉर खत्म कर दूंगा जो इसने ट्रंप ने शुरू की है। फिर जो इस ऑथर को लिखने का तरीका है, मतलब इस आर्टिकल को जो लिखने का तरीका ऑथर का वो भी अजीब है। अभी ऑथर लिख रहे हैं द बीजेपीज डिप्लोमेटिक अप्रोच टू डील विद चाइनास एग्रेसिव लैंड ग्रैब। अरे भाई वो बीजेपी की डिप्लोमेटिक अप्रोच नहीं, वो इंडिया की गवर्नमेंट की डिप्लोमेटिक अप्रोच है। ओके, यहां पे पार्टी पॉलिटिक्स घुसेड़ दी यहां पे भी इन्होंने। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया जो चाइना के साथ अप्रोच अपना रहा है लैंड ग्रैब को रोक करने के लिए, उसमें कैपेसिटी डेफिसिट है। तो यहाँ पे हैप्पीमैन जैकब जी बोल रहे हैं कि कभी कभी आप मिलिट्री एक्सपर्ट्स जो कि टीवी पे बैठ के इंडिया और चाइना की मिलिट्री कैपेसिटीज को जब कंपेयर करते हैं तो ये दिखता है कि हाँ भाई इंडिया की मिलिट्री कैपेसिटी चाइना की मिलिट्री कैपेसिटी से कम नहीं है। कुछ हद तक ये बात सही है, बट नेवल कैपेसिटी इंडिया की चाइना की नेवल कैपेसिटी से कम है। नेवी में इंडिया चाइना के बहुत पीछे। वो गलत बात है कि चाइना की जो नेवी है वो बहुत हद तक साउथ चाइना सी में इन्वॉल्व है। इंडियन ओशन में भी वो है, बट उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे वो साउथ चाइना सी में। फिर बात की जाए कि अगर हमको चाइना की ताकत को रोकना है तो अपनी आर्मी मिलिट्री को तो स्ट्रांग करना ही है, एयरफोर्स को स्ट्रांग करना ही है, साथ साथ नेवी को भी स्ट्रांग करना है। अगर इंडियन ओशन में चाइना के मैरीटाइम इन्फ्लुएंस को रोकना है तो अपनी नेवी को स्ट्रांग करना है। अभी नेवी कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के लिए चाहिए पैसा। पैसा कहाँ से आएगा? कोविड-19 का लॉकडाउन लगा हुआ है, टैक्स कलेक्शन आ नहीं रहा, हमारे पास बेसिक एक्सपेंडिचर के पैसे नहीं है, तो चाइना थ्रेट को कैसे डील करेंगे? प्लस यहाँ पे कुछ डोमेस्टिक डिसोनेंस की भी बात कर रहे हैं यहाँ पे हैप्पीमैन जैकब ये बोल रहे हैं जब कारगिल क्राइसिस हुई थी, जब मुंबई टेरर अटैक हुए थे तो देश एक सा हो गया था, सारी पॉलिटिकल पार्टी एक सी हो गई थी। लेकिन इस एलएसी वाले स्टैंड ऑफ में देश एक सा होता नहीं नजर आ रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं हैप्पीमैन जैकब जी ने। आपको पता है हैप्पीमैन जैकब जी कौन है? ये हैं भाई आपके नेशनल सिक्योरिटी पढ़ाते हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली में। आगे चलते हैं भैया, अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे वो है द सर्च फॉर एन एंड टू द कॉम्प्लेक्स नागा इशू। अभी ये नागा इशू बहुत लंबे समय से चल रहा है दोस्तों, और ये बहुत प्रॉब्लमेटिक भी धीरे धीरे होता जा रहा है। 2015 में लगा था कि ये नागा इशू सॉल्व हो जाएगा, बट अभी ये सॉल्व होने से बहुत ज़्यादा दूर है। नागा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, नागा इंसर्जेंसी के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूं, आप उसको जाके देखिए, वहां पे मैंने सारी प्रॉब्लम समझाई है। इस आर्टिकल में उससे अलग जो चीजें बता रखी हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वो कहीं ना कहीं मेन लैंड रीजन से कट ऑफ रहा है बहुत लंबे समय से। हमारा जो पॉपुलर परसेप्शन है उसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन को डिस्प्ले नहीं किया गया है। इनफैक्ट हमारी जो हिस्ट्री की किताबें हैं जहाँ पे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, उन हिस्ट्री की किताबों में भी नॉर्थ ईस्ट के रीजन के बारे में बहुत नॉमिनल इन्फॉर्मेशन लिखी है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिखी नहीं है। वहीं पे अगर आप कश्मीर की बात करो तो कश्मीर को पॉपुलर परसेप्शन में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, पॉपुलर कल्चर में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि जोग्राफिकल, कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, एथनिसिटी मतलब कश्मीरी आइडेंटिटी, हिंदू मुस्लिम वाली चीज़, कल्चरल चीज़ें, जोग्राफिकल चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में नहीं आती। नॉर्थ ईस्ट हमेशा से इंडिया से कटा था, कश्मीर उतना नहीं कटा था। तो अब आप देखो, मतलब मैं कटा जो वाला पॉइंट बोल रहा हूँ ना, वो हमारे पॉपुलर परसेप्शन, जो हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस चल रहा है उसके रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। अभी बात यह है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट की बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट में एक चीज आ जाती है सब नेशनलिज्म टाइप की। वहां पे सब नेशनलिज्म से ज्यादा रीजनलिज्म डोमिनेट करने लगता है। और मैं पूरे नॉर्थ ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, याद रखिएगा, यहां पे स्पेसिफिकली बात हो रही है नागालैंड के केस में। और इनफैक्ट नागालैंड में भी मैं नागा लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, ये जो पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं जो कि भारत सरकार के साथ नेगोशिएशन कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। आप देखिए, बाकी जो नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ये बहुत पीसफुल हो चुके हैं, बहुत ही सुंदर इलाके हैं, पूरी तरीके से इंडिया के साथ ये अलाइन हो चुके हैं। लेकिन नागालैंड और कुछ बहुत ऐसे माइनर पॉकेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट में जो कि पूरी तरीके से इंडिया के साथ जुड़ नहीं चुके हैं।
अभी रिसेंटली आपने स्टेटमेंट सुना होगा, जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया के जो हेड हैं, क्या बोला उन्होंने कि हम इंडिया के साथ मर्ज नहीं करेंगे, हम इंडिया के साथ कोएग्जिस्ट करेंगे। कोएग्जिस्ट मतलब हम आपके साथ हैं, हम आपके अंदर नहीं है, हम बस आपके साथ हैं। तो ये तो सेक्शनिस्ट बात हो गई ना, ठीक है, ये नेशनल यूनिटी वाली बात तो आपने करी नहीं। चलिए वो एक अलग चीज है। अभी दिल्ली में इस नागा इशू को लेकर बात हुई। जब दिल्ली में नागा इशू को लेकर बात हुई तो वहां पे RN रवि जी, जो कि नागालैंड के गवर्नर हैं, सेंटर के इंटरलोक्यूटर यानी सेंटर के बिहाफ पे सेंटर और नागा ग्रुप्स के बीच में पीस टॉक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, वो नहीं थे। अभी RN रवि जी से रिसेंटली नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया को काफी प्रॉब्लम रही है। अभी क्यों प्रॉब्लम रही है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो जब ज्यादा प्रॉब्लम हो गई RN रवि के साथ, तो सरकार ने कुछ समय के लिए RN रवि को थोड़ा सा इनएक्टिव कर दिया और इंटेलिजेंस ब्यूरो को यहां पे इन्वॉल्व कर लिया। अब बात यह है कि नागा टॉक्स दिल्ली में हो रही थी, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत जगहों पे हैं। आप देखिए, नागा इंसर्जेंसी केवल नागालैंड में लिमिटेड नहीं है। ये जो नागा ग्रुप्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा बेस कहां पे है? म्यांमार में। कहीं ना कहीं इन द पास्ट चाइना और पाकिस्तान ने इन नागा इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट किया है इंडिया के अगेंस्ट। नागालैंड की इंसर्जेंसी को शांत करने के लिए 1963 में नागालैंड को एक सेपरेट स्टेट का स्टेटस दिया गया, उसने भी उतनी मदद नहीं की। इसको मैंने अपनी नागा इंसर्जेंसी वाली वीडियो में बताया था। सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पे तैनात किया गया, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस चलाए गए एक बहुत मेजर स्केल पे। उन ऑपरेशंस के चलते जो नागा नेशनल काउंसिल था, उसने शिलोंग अकॉर्ड साइन किया 1975 में। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था नागा ग्रुप्स का, जो कि फॉरेन कंट्रीज से ऑपरेट कर रहा था, खासकर चाइना से, उसने इस शिलोंग अकॉर्ड को मानने से मना कर दिया। और जैसे ही शिलोंग अकॉर्ड 1975 साइन हुआ, नागा नेशनल काउंसिल से सपोर्ट हटा लिया गया और फिर क्या बना? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, यानी उन फैक्शंस ने अपना सपोर्ट हटा लिया जो कि अलग नागालैंड चाह रहे थे। तो शिलोंग अकॉर्ड 1975 के बाद क्या बनेगा? नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। बाद में आप देखोगे कि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड बनेगा 1980 में, और 1988 में टूट जाएगा दो ग्रुप्स में, एक खापलांग ग्रुप में, एक मोवैया ग्रुप में। यहाँ पे क्लैन के बेसिस पे भी आइडेंटिटी थी और कुछ और इश्यूज भी हो गए थे, जो कि मैंने नागालैंड इंसर्जेंसी वाली वीडियो में बताया था। फाइनली आप देखो दोस्तों, इस समय पे जो नागालैंड है ना, वहां पे कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेंट नहीं है। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसको खापलांग को तो हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया है, तो उसके साथ तो कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, उसको तो भगा भगा के मार रही है सरकार। तो कभी कभी वो म्यांमार के अंदर से ऑपरेट करते हैं। जब बात होती है नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया की, तो ये भी एक अकेला नागा ग्रुप नहीं है नागालैंड में। नागालैंड में और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं छोटे छोटे, जिनके अपने आइडेंटिफाइड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। तो बात यह है कि भैया नागालैंड के अंदर की जो लोकल पॉलिटिक्स है ना, बहुत ज्यादा फैक्शनलाइज्ड है। उसमें इतने सारे फैक्शंस, इतने सारे ग्रुप्स बन गए हैं कि किसी एक पर्सन से बात करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, आप देखो, जो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड है ना, उसके साथ अगस्त 2015 में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया, उसको एक हिस्टोरिक अचीवमेंट बोला गया। लेकिन बात यह थी कि उस समय पे जो नागा एरिया के बाकी पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं, उनको गुस्सा आया। उन्होंने बोला आपने सिर्फ इनके साथ पीस एग्रीमेंट साइन कर लिया, हम भी तो हैं। तो फिर सरकार को समझ में आया कि भैया अब तो सबके साथ बातचीत करनी पड़ेगी। तो 7 नागा इंसर्जेंट्स ग्रुप का एक, मतलब 7 नागा लैंड के इंसर्जेंट जो जो भी उनके ग्रुप्स थे, उनका एक कंबाइंड ग्रुप बनाया गया और इसको बोला गया नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स। तो एक तरफ है NSCN IM, और एक तरफ है नेशनल नागा पॉलिटिकल ग्रुप। अभी इसके अंदर 7 से 8 लोग हैं और एक है आपका NSCN IM, इसाक मोवैया। इनके साथ सरकार बात कर रही है। NSCN खापलान तो है ही नहीं। अभी बात यह है कि इन ग्रुप्स में आपस में भी काफी प्रॉब्लम्स हैं। अभी रिसेंटली जो RN रवि जी का इन्वॉल्वमेंट रहा है इस पूरे नागालैंड इशू में, उसके ऊपर भी बहुत सवाल उठे हैं। जैसे कि RN रवि जी ने, जो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो, NEIPHURIO, मैं पहले इनकी स्पेलिंग बता चुका हूं, मैं फिर से यहां पे लिख दे रहा हूं, NEIPHURIO। याद रखिएगा, ये सवाल में पूछे जा सकते हैं। नेफ्यू रियो जी को RN रवि जी ने एक लेटर लिखा और उस लेटर में बोला कि भैया आपके स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन टूट रही है, इसको रेक्टिफाई करिए।
ऐसा क्यों बोला आर एन रवि जी ने? तो आर एन रवि जी ने बोला कि नागालैंड में कुछ पैरेलल टैक्स कलेक्शन ग्रुप्स चल रहे हैं, वो लोगों से पैसा ले रहे हैं, हथिया रहे हैं, प्लस सेंटर जो पैसा भेज रही है लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो इन ग्रुप्स तक पहुंच रहा है, लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। अभी जब ये सब चीजों की बात सामने आई तो नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया को बहुत गलत लगा। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ इसाक मोवैया ने बोला भैया हम कोई आर्म्ड ग्रुप थोड़ी ना है, हम तो अपने लीगल टैक्सेस को वसूल कर रहे हैं और ये अपने लीगल टैक्सेस को देश के हिसाब से नहीं मानते, ये अपने हिसाब से वहां पे टैक्स चलाते हैं। ठीक है, तो एनएससीएन-आईएम को लगा कि जब नागालैंड के गवर्नर आर एन रवि ने ऐसा कुछ कहा है तो उनको ऐसा लगा कि भैया ये तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बना रहे हैं। अरे हम तो लीगल लीडर्स हैं यहाँ के, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम तो ना कर रहे हैं, हमारे पास तो राइट्स हैं इन टैक्स को वसूल करने की। फिर आप देखोगे कि जो नागालैंड की सरकार है उसने अपने स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज से बोला कि भाई आप डिक्लेरेशन दीजिए कि क्या आपका नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड इसाक मोवैया के साथ कोई एफिलिएशन है। इस बात पे भी एनएससीएन-आईएम बहुत दुखी हुआ। हालांकि आपको एक बात बता दूं कि ये चीज भी नागालैंड के गवर्नर के कहने पे ही हुई थी, आर एन रवि के कहने पे ही हुई थी। अभी रिसेंटली नागा इंडिपेंडेंस डे मनाया गया 14 अगस्त को। नागा इंडिपेंडेंस डे वाले दिन जो इसाक मोवैया के चीफ हैं थुइंगलिंग मोवैया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सोवरेनिटी की बात की। अभी बात ये होती है कि सोवरेनिटी का क्या मतलब है। सोवरेनिटी का मतलब तो यही निकल के आ रहा है कि आप इंडिया से अलग हटने की बात कर रहे हो, और वो होने वाला है नहीं। इस डीलिंग में एक सेपरेट फ्लैग की डिमांड की जा रही है, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की जा रही है। तो आपको इंडिया में एक अलग फ्लैग मिले, एक कॉन्स्टिट्यूशन मिले, इस चीज की चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। प्लस ये लोग ग्रेटर नागालैंड की डिमांड कर रहे हैं। अभी ग्रेटर नागालैंड में जो आसपास के स्टेट्स हैं उनका इलाका भी आ जाएगा। और ये लोग क्या करते हैं, जो नागा लीडर्स हैं ना, वो आसपास के स्टेट्स के अंदर की जो नागा पॉपुलेशन है ना उनको भी मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसपास के जो स्टेट के जो सरकारें हैं वो सोच रही है कि यार ये तो हमारे स्टेट्स में डिस्टर्बेंस को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं इनकी डिमांड के लिए हमारे स्टेट का हिस्सा तो नहीं काट दिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें यहां पे चल रही हैं। ओके, फाइनल बात अगर यहां पे करी जाए, इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आता है? सॉल्यूशन ये निकल के आता है कि देखिए 2015 का जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट है उसको जिंदा रखिए और उसके आगे उसको एक एग्रेसिव बेसिस पे साइन कराने की कोशिश करिए। जो भी ट्रस्ट डेफिसिट है इसको कम से कम करने की कोशिश करिए। जब भी कोई आर्म्ड इंसर्जेंसी होती है ना, उसको कॉम्प्रोमाइज के थ्रू ही शांत किया जाता है। ओके, कॉम्प्रोमाइज आपको करना ही पड़ेगा और ये जरूरी इसलिए हो गया है क्योंकि आप बॉर्डर पे देखिए चाइना किस तरीके की अनयूजुअल एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है। और रिसेंटली ये भी सुनने में आया है कि लास्ट साल एनएससीएन-आईएम के बहुत सारे कमांडर्स चाइना की यूनान प्रोविंस में भाग गए बीजिंग का सपोर्ट मांगने के लिए। तो अभी इस तरीके की चीजें हो रही है और अगर नागा ग्रुप का कोई भी लीडर बीजिंग के साथ डीलिंग कर रहा है तो वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। इसलिए सरकार को यहाँ पे प्रोएक्टिवली इन्वॉल्व होकर इस चीज को सॉल्व करना चाहिए, जो कि सरकार कर भी रही है। आगे आ जाते हैं टेस्ट बाय चॉइस पे। यहाँ पे अगर बात करो भैया 4 सितंबर को जो इंडिया के केसेस हैं वो 4 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। 22 अगस्त को इन्होंने 3 मिलियन क्रॉस किया था। 22 अगस्त के पास 13 दिन बीते हैं और 4 सितंबर को कितने हो गए? 4 मिलियन केसेस हो गए। भैया हम लोग नंबर 1 पे पहुंच रहे हैं। सैटरडे को एक दिन में कितने केस आए? 90,070। चाइना में टोटल रिकॉर्डेड केसेस अभी कितने? 90,070। इंडिया में अब एक एक दिन में 90,070 आ रहे हैं। तो भाई गदर कर रहा है इंडिया। और संडे को इंडिया ने ब्राजील को पीछे छोड़ दिया। मतलब अब हम दुनिया में सेकंड नंबर पे हैं और इस तरीके से बढ़ते रहे तो हम फर्स्ट नंबर पे भी पहुंच जाएंगे। आप देखो धीरे धीरे पर डे जो नंबर ऑफ केसेस है कोरोना वायरस के इंडिया में वो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो लास्ट वीक ऑफ जुलाई में पर डे 50,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में पर डे 60,000 से ज्यादा केसेस आ रहे थे और फोर्थ वीक ऑफ अगस्त में पर डे 70,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। सितंबर के पहले वीक में 80,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। कुछ अच्छी चीजें भी हैं। शुरुआत में जो हमारे यहाँ पे टेस्टिंग कम हो रही है वो टेस्टिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आप कह सकते हो कि 1 मिलियन से ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं पर डे पिछले एक हफ्ते में। लेकिन जो टेस्ट पॉजिटिविटी रेट अब निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 7.7%। मतलब कि अगर 100 लोगों का टेस्ट हो रहा है तो उसमें 7-7.5 लोगों को कोविड-19 का पॉजिटिव निकल रहा है और ये चीज धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये प्रॉब्लमेटिक है। और टेस्ट करने के लिए जो सबसे ज्यादा किट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो रैपिड एंटीजन टेस्ट है। लगभग 50% ऑफ द टेस्टिंग रैपिड एंटीजन किट की है। अब इस आर्टिकल में ये बोला जा रहा है कि जो रैपिड एंटीजन किट्स है ना वो उनकी सेंसिटिविटी रेट 50 से 60% है। यानी अगर किसी को कोरोना वायरस है भी तो वो उसमें डिटेक्ट होगा नहीं।
अभी कल ही मैंने आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मैंने बताया था, और वहां पे ऑथर बोल रहा था कि कभी कभी एंटीजन टेस्ट में जिसको कोरोना वायरस नहीं होता है उसको भी बता देते हैं कोरोना वायरस है, और कभी कभी एंटीजन टेस्ट में जिसको कोरोना वायरस है उसको बोल देते हैं कोरोना वायरस नहीं है। तो दोनों फैसेट्स हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट में। तो ये बोला जा रहा है यहाँ पे दो चीजें, कि एक तो पहली बात, अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के थ्रू कोरोना वायरस आपको निकलता है तो आप आरटीपीसीआर कराइए और देखिए कि भैया आपको सच में है कि नहीं है। दूसरा, अगर रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के थ्रू आपको कोरोना वायरस नहीं निकलता है लेकिन आपको सिम्टम्स हैं कोरोना वायरस के, तो भी आप आरटीपीसीआर कराइए। हो क्या रहा है अभी के लिए कि जब आप रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से कोरोना वायरस का टेस्ट करा रहे हो और आपका टेस्ट आ रहा है निगेटिव, लेकिन आपको बुखार आ रहा है, टेस्टलेसनेस है, कोविड-19 की सिम्टम्स है, तो उस केस में जिनको सिम्टम्स हैं और जिनके टेस्ट रिजल्ट्स निगेटिव आ रहे हैं एंटीजन टेस्ट के, वो भी बहुत कम जाके फिर से आरटीपीसीआर का टेस्ट करवा रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए कि अगर सिम्टम्स हैं और आपका टेस्टिंग निगेटिव है तो भी आप जाके एक बार आरटीपीसीआर का टेस्ट कराओ टू बी श्योर कि आपको कुछ नहीं हुआ। अभी सरकार ने एक अच्छी चीज करी या बुरी चीज करी ये तो नहीं बोल सकते। सरकार ने रिसेंटली ये बोला है कि भैया देखिए, जिसको जिसको कोरोना वायरस है, मतलब जिसको जिसको अपना टेस्ट कराना चाहता है वो ऑन डिमांड टेस्टिंग करवा सकता है। हालांकि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइन है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपने चेंजेस करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी इस तरीके की गाइडलाइंस निकाल के आप क्या कर रहे हो, आप कर ये रहे हो कि भैया आप हमारे देश की 130 करोड़ की जनता को एलिजिबल कर रहे हो टेस्ट के लिए। अभी उस केस में आप देखोगे कि एकदम से वैसे ही जो हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रेस्ड है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, और एकदम से अगर आप सबको ये ताकत दे दोगे कि वो सब टेस्ट करा सके तो प्रॉब्लमेटिक है। तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि भैया फोकस होना चाहिए ऑन डायग्नोसिंग द मोस्ट प्रोबेबल केसेस लिस्टेड बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। जिनको सिम्टम्स हैं, जो हाई रिस्क पे हैं, आप भैया उनका टेस्ट कराओ। तो अगर आप ओवरऑल टेस्टिंग करा रहे हो तो आप एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जहां पे टेस्टिंग हो उन क्लस्टर्स में, उन हॉटस्पॉट्स में, उन कंटेनमेंट जोन में, उन डेंस अर्बन एरियाज में जहां कोविड-19 ज्यादा फैला है। अनलॉक फेज में ये होना चाहिए, ना कि आप पूरे देश की जनता को टेस्टिंग ऑन डिमांड दे दो। हालांकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने यह बोला है कि आप अपने हिसाब से अपने अपने स्टेट्स में चीजें कर सकते हैं। ओके, फिर भाई आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है कि अगर आप टेस्टिंग ऑन डिमांड कर भी रहे हो तो उस केस में वो लोग जिनको सिम्टम नहीं है, वो लोग जो थोड़ा वेल ऑफ है, जो अपना टेस्ट कराना चाहते हैं, उनके लिए आप प्राइवेट केयर में जो टेस्टिंग के दाम है वो दाम आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि देखिए फ्री टेस्टिंग तो सबको दी नहीं जा सकती, टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड है, हमारे पास जो टेस्टिंग किट्स हैं थोड़ी लिमिटेड है, तो अभी उन लिमिटेड किट्स का लिमिटेड इस्तेमाल करने के लिए जरूरी ये हो कि टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो जो उसको अफोर्ड कर सकता है, जिसको ज्यादा सिम्टम्स नहीं है, उसका थोड़ा पैसा चार्ज करके आप टेस्ट करो, और जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसको भाई आप क्या नाम से फ्री में टेस्ट करवाओ उसके, अगर उसको सिम्टम्स हैं तो। और फाइनली एक बात ये बोली गई कि देखिए इस समय पे एंटीजन टेस्टिंग किट्स पे बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस हो रहा है। सब चलिए ठीक है, आप एंटीजन टेस्टिंग किट्स करा रहे हो, चूंकि ये एंटीजन टेस्टिंग किट्स केवल इंडिया में नहीं यूज हो रही, यूरोप में भी यूज हो रही है, तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है। लेकिन वही चीज जो मैंने आपको बताई कि चलो मान लो आप एंटीजन टेस्टिंग किट्स को इस्तेमाल कर भी रहे हो तो ठीक है, अगर उसमें आप निगेटिव होते हो और आपको सिम्टम्स हैं तो भैया आप आरटीपीसीआर टेस्ट करा लो। अगर आप पॉजिटिव आते हो, आपको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो भी आरटीपीसीआर टेस्ट कराओ कि देख लो कि भाई सच बताया एंटीजन टेस्ट किट ने कि नहीं बताया। तो ये सब बातें दोस्तों यहां पे बोली गई हैं। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। यहां बात की जा रही है डील इन डेंजर। कौन सी डील की बात की जा रही है? ब्रेक्सिट डील की। विड्रॉवल एग्रीमेंट की यहां पे बात नहीं की जा रही। देखिए, अ नो डील ब्रेक्सिट हैज इकोनॉमिक कॉस्ट्स एंड पुट्स एट रिस्क द हार्ड वन पीन इन नॉर्दर्न आयरलैंड। अब आप देखो दोस्तों, ये आपको पूरा इंग्लैंड का नक्शा दिख रहा है। इधर आपका इंग्लैंड है, इधर वेल्स है, यहां स्कॉटलैंड है ऊपर, और इधर आपको आयरिश जो आइलैंड है वो नजर आ रहा है। अभी ये जो आयरिश आइलैंड है दो भागों में बटा हुआ है, ये अलग है और ये अलग है। पहले दोनों सेम थे, दोनों पे कंट्रोल था इंग्लैंड का, बाद में यहाँ पे काफी बड़ा मूवमेंट चला, और उस मूवमेंट के बाद इन्होंने बोला हम इंग्लैंड से अलग होंगे। लेकिन ये जो इलाका है नॉर्दर्न आइलैंड वाला, इसने बोल दिया कि भैया हम इंग्लैंड के साथ रहेंगे। तो यहां पे एक एग्रीमेंट हुआ जिसको बोला था गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। उस गुड फ्राइडे एग्रीमेंट के चलते ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड का हिस्सा ये इंग्लैंड का पार्ट बन गया, तो ये जो बाकी बचा हुआ आयरलैंड है ये एक अलग कंट्री बन गया, किसकी? यूरोपियन यूनियन की।
अब यहां पे इस आयरलैंड को थोड़ा नुकसान होता नजर आ रहा है, जो कि आपको इधर नजर आ रहा है। इसकी कैपिटल क्या है? डब्लिन। इसको नुकसान होता क्यों नजर आ रहा है दोस्तों? समझिए बात को। बोला यह जा रहा है कि वैसे तो इस आयरलैंड की कोई लैंड बाउंड्री तो है नहीं यूरोपियन यूनियन के साथ, केवल नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ इसकी लैंड बाउंड्री है। जब तक ये आयरलैंड ईयू का हिस्सा था और ईयू आपका इंग्लैंड भी ईयू में आता था, तो अब ये आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड के साथ बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्दर्न आयरलैंड इंग्लैंड का हिस्सा तो वो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड ओवरऑल ईयू का हिस्सा था, तो तब तक आयरलैंड को बहुत से बेनिफिट्स मिल रहे थे। अब ये बोला जा रहा है कि इंग्लैंड हो सकता है कि विड्रॉवल एग्रीमेंट की ट्रीटी को ठीक तरीके से साइन ना करे। अभी रिसेंटली एक चीज निकल के आई है, प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने बोला कि अक्टूबर 15 डेडलाइन, मतलब कि 15 अक्टूबर तक अगर ब्रेग्जिट डील पे कोई बात हुई तो ठीक है, नहीं तो हम ब्रेग्जिट डील खुद ही एग्जीक्यूट कर देंगे। कुल मिला के बात यह है दोस्तों कि ये जो ब्रिटेन आपका यूरोपियन यूनियन से निकला है ना, वो इसलिए निकला है क्योंकि वो एक पार्ट नहीं रहना चाहते। अभी एक पार्ट रहने के चक्कर में ब्रिटेन ज्यादा इकोनॉमिकली एडवांस है, यूरोप की दूसरी कंट्रीज उतनी इकोनॉमिकली एडवांस नहीं है, तो दूसरी कंट्रीज को ज्यादा फायदा मिल रहा है, ब्रिटेन को कम फायदा मिल रहा है। तो ये जो मूवमेंट है लोगों का, ये जो मूवमेंट है गुड्स का, ठीक है, इसमें ब्रिटेन थोड़ा डिसएडवांटेज में था, इसलिए ब्रिटेन ने अपने आप को इकोनॉमिकली डीकपल किया। विड्रॉवल एग्रीमेंट साइन हुआ 31 जनवरी 2020 को, ब्रिटेन इकोनॉमिक यूनियन से निकल गया, यूरोपियन यूनियन से। अभी यह बोला गया कि भैया 31 दिसंबर तक हम ब्रेग्जिट डील साइन कर लेंगे, और उस डील के अंदर बहुत सारी चीजें होनी है, ठीक है। तो अगर आप बात करो कि उस डील के अंदर क्या क्या होना है, तो भैया लोगों का मूवमेंट, प्रोफेशनल का मूवमेंट्स, बैंकर्स, डॉक्टर्स, फार्मासिशियंस, ठीक है ना, बिजनेसमैन, इन सब का मूवमेंट। जो सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब कस्टम्स यूनियन नहीं रहेगा ना, वो इकोनॉमिक यूनियन नहीं रहेगा, वो अलग हो जाएगा। तो जो बोरिस जॉनसन जी ने कहा है कि 15 अक्टूबर डेडलाइन, मतलब जो लोग भी बैठ के निगोशिएट कर रहे हैं ब्रेग्जिट डील को, उनके लिए जो हम डेडलाइन दे रहे हैं वो 15 अक्टूबर की है। 15 अक्टूबर तक इसको फाइनल करो, नहीं तो हम अपनी डील के हिसाब से ईयू से बाहर निकल जाएंगे। अभी इस चीज से एक कंट्री को बहुत नुकसान है, और वो है आपकी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। आयरिश रिपब्लिक को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि आयरिश रिपब्लिक तो ब्रिटेन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है, और ब्रिटेन अगर निकल गया किसके साथ? ईयू से। तो ईयू से अगर निकल गया तो आयरिश रिपब्लिक को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी। अभी ये जो आयरलैंड है ना दोस्तों, एक समय पे इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस था, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी थी। अभी के लिए इंसर्जेंसी शांत हो गई। ऑथर यहां पे इस आर्टिकल में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि ब्रिटेन एकदम से बिना ब्रेग्जिट डील के अगर यूरोपियन यूनियन से निकल जाता है तो इससे आयरिश रिपब्लिक को काफी नुकसान होगा, क्योंकि फिर नॉर्दर्न आयरलैंड के बीच में और आयरिश रिपब्लिक के बीच में एक प्रॉपर बॉर्डर बन जाएगा। ये वाला जो बॉर्डर है ना दोस्तों, ये पूरा स्टेड फास्ट हो जाएगा। इस बॉर्डर पे कस्टम चेक्स लग जाएंगे, लोगों का मूवमेंट बंद हो जाएगा, अभी जो फ्री मूवमेंट हो रहा है इन दोनों के बीच में वो सब बंद हो जाएगा। तो इस बात से रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के अंदर इंसर्जेंसी फैल सकती है, क्योंकि ये तो इंग्लैंड के कंट्रोल में, तो यहां तो फायदे रहेंगे बट यहां नहीं रहेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीस में सेटबैक आ सकता है। दूसरी बात, इस चीज को ब्रिटेन का भी, इस चीज का नुकसान ब्रिटेन को भी हो सकता है, ऐसा भी इस आर्टिकल में बोलने की कोशिश की जा रही है। अब यहां पे कुछ हार्ड ब्रेग्जिटियर्स हैं। हार्ड ब्रेग्जिटियर्स क्या बोल रहे हैं कि भैया देखिए, आप ब्रेग्जिट डील को लेट कर रहे हो, मतलब कि हमने ब्रेग्जिट, ये यूरोपियन यूनियन को इसलिए छोड़ा है कि ये जो आप इन दोनों के साथ जो कस्टम्स यूनियन, इकोनॉमिक यूनियंस के आपस के एग्रीमेंट थे, ये एग्रीमेंट टूट जाए। अब आप अगर बहुत देर लगाओगे यूरोपियन यूनियन को छोड़ने में, तो यूके की सोवरेनिटी को नुकसान है। दूसरी बात, ये जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड एक अलग कंट्री, सॉरी, ये जो आयरिश रिपब्लिक है, नॉर्दर्न आयरलैंड तो यूके का पार्ट है, ये जो आयरिश रिपब्लिक है ये अलग कंट्री है। अभी इस अलग कंट्री को बेनिफिट मिलता रहेगा हमारे देश पे, हमारे देश के नियम कानून के बेसिस पे, ये ईयू की डील के बेसिस पे, तो ये यूके की सोवरेनिटी को नुकसान है। कुल मिला के जो हार्ड लाइन ब्रेक्सिटियर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ब्रिटेन को बिल्कुल ही इकोनॉमिक डीकपल कर देना चाहते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। तो अभी के लिए यूरोपियन यूनियन की बाकी कंट्रीज को जो भी फायदा मिल रहा था ब्रिटेन की इकोनॉमी से, उसको ये बंद करना चाहते हैं। तो अगर जल्दी ब्रिटेन अपने नियम कानून को लागू कर देता है, प्रॉपर ब्रेक्सिट डील साइन नहीं होती है, तो देखिए फिर जो यूके के कोर्ट हैं वो अपने नियम कानून बनाएंगे, यूके की जो फाइनेंशियल आपके ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपने नियम कानून बनाएंगे, कोई प्रॉपर डिवोर्स एग्रीमेंट साइन होगा नहीं। इससे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को बहुत फायदा होगा। ऑलरेडी मतलब इस तरीके की चीजों की यहां पे बातचीत हो रही है। अब देखिए दोस्तों, जो नॉर्दर्न आइलैंड में जो लीडर्स बैठे हुए हैं, ठीक है ना, वो क्या बोल रहे हैं?
द रियल रिस्क ऑफ कटिंग द रीजन ऑफ द EU customs court is that physical checks could emerge between the two Irelands, threatening the Good Friday Agreement that brought peace. न्यू आयरलैंड में जो लीडर्स बैठे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि भैया अगर आप एक प्रॉपर, जैसा कि मैंने वो बॉर्डर बताया ना आपको, आयरिश रिपब्लिक का और नॉर्दर्न आयरलैंड का, उसके बीच में एक प्रॉपर रीजन कट ऑफ लगा देते हो तो EU कस्टम कोड वहां पे लागू नहीं होगा। अभी EU कस्टम कोड लागू नहीं होगा तो ये जो दोनों आयरलैंड के बीच में लोगों की मोबिलिटी है वो बंद हो जाएगी, जिसके चलते जो गुड फ्राइडे एग्रीमेंट का पीस आया था वो पीस भी थ्रेटन हो सकता है। यूके ने यूनियन को छोड़ा और बोला कि हम दिसंबर तक ट्रांजिशन पीरियड मानेंगे, लेकिन इस ट्रांजिशन पीरियड में जो बातचीत चल रही है ब्रेक्जिट डील पे वो नहीं चल पा रही है, मैंने कल भी आपको बताया था। तो भैया यूके के प्रेसिडेंट ने अनाउंस कर दिया 15 अक्टूबर डेडलाइन दे दी, कुछ आगे बातचीत नहीं बढ़ी तो हम अपनी ही बातचीत लगा देंगे, ऐसा कुछ बोलने की यहां पे कोशिश करी जा रही है। यहां देखिए क्या लिखा हुआ, while the EU wants the UK to adopt rules that are close to its own to ensure a level playing field in trade, the British government argues that the whole point of the EU divorce was to break free from the common rules. यानी अब यहां पे यूरोपियन यूनियन और यूके के बीच में प्रॉब्लम नजर आ रही है। यूरोपियन यूनियन चाह रहा है कि कुछ ऐसी ब्रेक्जिट डील हो जिससे एक लेवल प्लेइंग फील्ड आ जाए ट्रेड में, यानी कि यूरोपियन यूनियन की वो कंट्रीज जो कि यूके की इकोनॉमी से छोटी थी उनको फायदा मिलता रहे, जो तब मिल रहा था जब EU का पार्ट था ब्रिटेन। ब्रिटेन क्या बोल रहा है कि हम तुमसे टूटे ही इसलिए कि हम कॉमन रूल्स को ना माने और तुम फिर कॉमन रूल्स को यहां लगा रहे हो। तो यहां पे दो तीन बस आप कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन दिए गए। एक मैनिफेस्टेशन ये है कि आयरलैंड में प्रॉब्लम होगी, नॉर्दर्न आयरलैंड और आयरिश रिपब्लिक बीच में वहां पे पीस टूट सकता है। दूसरी बात, यूरोपियन यूनियन की कुछ छोटी छोटी जो कंट्रीज हैं उनको प्रॉब्लम हो सकती है। पहले जब ब्रिटेन पार्ट था उनको काफी फायदा हो रहा था, अभी ब्रिटेन अलग हट रहा है अपने फायदे के लिए तो उनको नुकसान हो रहा है, सिंपल बात। इसके बाद इसके ऊपर बहुत से और आर्टिकल्स आएंगे, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। फाइनल चलते हैं, एम्पावरिंग द यूथ फर्स्ट, नाउ फोकस ऑन इंडियाज यूथ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। भैया देखिए, आत्मनिर्भर भारत की बात की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अगर हमको सेल्फ रिलायंट होना है तो हमें अपने डेमोग्राफिक कंपोजिशन को इंप्रूव करना पड़ेगा। हमारा डेमोग्राफिक कंपोजिशन हमारे यूथ से होता है। नेशनल यूथ पॉलिसी क्या बोलती है, सामने लिखा हुआ है, 15 से 29 साल के बीच का जो आदमी है वो यूथ है। 2014 का जो डाटा है वो ये बोलता है कि 27.5% ऑफ द पॉपुलेशन इज यूथ, ठीक है। और नेशनल यूथ पॉलिसी की रिपोर्ट क्या बोलती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 2710 रुपए पर यूथ खत्म करती है एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर और सब्सिडीज। इससे जो खर्चा आता है सालाना सेंट्रल गवर्नमेंट का वो है 90,000 करोड़। मान लीजिए 90,000 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट भी खत्म करती है, तो भी जो ओवरऑल खर्चा किया जा रहा है यूथ पे साल का वो 1% ऑफ द जीडीपी से कम है। तो ये जो 1% ऑफ द जीडीपी से कम जो पैसा आप खत्म कर रहे हो यूथ पे, ये इनफ नहीं है, क्योंकि हमारी जो यूथ पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, उसका जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है। तो इस पोटेंशियल को पूरी तरीके से मीट करने के लिए आप पैसा ज्यादा खत्म करो। हर जगह लोग बोलते हैं पैसे ज्यादा खत्म करो, पैसे है नहीं सरकार के पास। आगे फिर अ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पैक्ड द प्रोजेक्टेड कॉस्ट। देखते हैं भाई, अगर आप चिल्ड्रन और यूथ में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो 4% ऑफ द जीडीपी को नुकसान होगा इंडिया को, ठीक है, जिसमें से अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नुकसान होगा 0.6% का। फिर 2017-18 में जो यूथ पार्टिसिपेशन था इंडिया की लेबर फोर्स में वो था 38.3%। अगर आप 2018 की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट देखो तो यूथ एम्प्लॉयमेंट लगभग 18, अनएम्प्लॉयमेंट लगभग 18.3% है। यानी 15 से 29 साल के बीच में 3.47 करोड़ ऐसे यूथ्स हैं जिनके पास नौकरी नहीं है। 30% यूथ्स ऐसे हैं जिनके पास ना नौकरी है और ना ही वो कोई एजुकेशन कर रहे हैं। 33% इंडिया के ऐसे यूथ्स हैं जिनके पास एक प्रॉपर स्किल है बट तब भी उनके पास नौकरी नहीं है। 50 लाख से ज्यादा यूथ्स, लगभग 50 लाख यूथ्स हर साल वर्कफोर्स में आ रहे हैं। और यह बोला जा रहा है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के चलते सीएमआईई ने यह प्रिडिक्ट किया, बताइए सीएमआईई का फुल फॉर्म क्या है, कि 14 करोड़ नौकरियां जाएंगी, ठीक है। एस्टिमेटेड लॉस ऑफ 14 करोड़ जॉब्स इन अप्रैल अलोन, ठीक है, ऑफ विच 2.7 करोड़ कंसर्न यूथ। मतलब अप्रैल में 14 करोड़ नौकरियां गई, जिसमें से 2.7 करोड़ तो 15 से 29 साल का ये यूथ था। उसके बाद आप देख सकते हो कि पैंडेमिक से हेल्थ का भी नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी का नुकसान हो रहा है, नौकरियां जा रही हैं, तो ओवरऑल जो यूथ की हालत चल रही है इंडिया में वो कितनी ज्यादा बेकार है।
अब ये बोला जा रहा है कि 1991 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो होल्ड करते हैं पोटेंशियल इंडिया के इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फ्यूचर का। अभी इस टाइम आ गया है इंडिया के लिए कि वो इस अपॉर्चुनिटी को सीज करे और इस यूथ के डेमोग्राफिक डिविडेंड को सीज करे। इसीलिए एक इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। यूरोप में एक यूरोपियन यूनियन यूथ गारंटी प्रोग्राम शुरू किया गया 2010 में। कुछ उस तरीके का एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम इंडिया में शुरू करा जाना चाहिए इंडिया की कंडीशंस के हिसाब से, ठीक है। और ये जो इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम इनिशिएटिव होगा ना, इसको आप स्टैट्यूटरी बैकिंग दीजिए और इसके बेसिस पे आप यूथ्स के लिए गेनफुल और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को बनाइए। तो जैसे आप बजट में स्पेशल कंपोनेंट देते हो शेड्यूल कास्ट के लिए, ट्राइब्स के लिए, वैसे ही इस यूथ कंपोनेंट प्लान के लिए भी आप एक स्पेशल एलोकेशन रखिए। तो जो भी बजट के अंदर आप सब कंपोनेंट्स देते हैं ना कि ट्राइबल्स के लिए इतना, शेड्यूल कास्ट के लिए इतना, तो यहां पे क्या बताया जा रहा है, यूथ्स के लिए इतना, इतना पैसा इनके लिए साइड कर दो। तो मतलब अलग से आप इनके लिए बजटरी स्कीम मत निकालो, बट ओवरऑल जो स्कीम्स में आप एलोकेशन करते हो उसमें से छोटा सा हिस्सा निकाल के आप इन यूथ के लिए रख दो। फिर भाई इन यूथ प्रोग्राम्स को केवल सेंट्रल लेवल पे नहीं, आपको लोकलाइज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चालू करना है। तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल बॉडीज है, उनको भैया समय समय पे बोलिए कि हाँ भाई अपने आप पे स्कीम्स चलाइए, स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, लोगों को नौकरियां दीजिए। फिर मनरेगा की बात की गई है। कहीं ना कहीं मनरेगा ने हमारे देश के यूथ्स को लेबर प्रोवाइड किया है। इस मनरेगा के साथ साथ इस इंडियन यूथ गारंटी प्रोग्राम को चलाना चाहिए। और ये प्रोग्राम कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स अभी के लिए क्या कर रहा है, एडवाइजरी और मॉनिटरी टूल है यूथ डेवलपमेंट के लिए। अभी जब आप ये यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम चलाओगे ना, इस यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के बेनिफिट्स को और इसकी प्रोग्रेस को चेक करने के लिए आप इस यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव को, सॉरी, इस यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को कुछ इस तरीके से प्रोग्राम कर सकते हो कि हमारा यूथ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, इसकी ट्रैकिंग हम इस इंडेक्स से कर सके। इसके लिए मार राम कहानी यहां पे दे रखी है, चाहो तो आप पढ़ लो। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।